गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024864। इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का अपन एनालाइज करते हैं और उन 25 क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा, y% प्रॉफिट इज मेड बाय सेलिंग ऑल आर्टिकल एट द सर्टेन प्राइस, but by selling at 3/4 of that price there may be a loss of x%. Find the relation between x and y. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर y% का लाभ होता है, लेकिन अगर इसके 3/4 पर बेचें तो x% की हानि होती है। तो हमें x और y के बीच में रिलेशन बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले देखो, अगर हम मान लें कि इसका कॉस्ट प्राइस जो था वो अपने आप में 100% था, सबसे पहले अगर इस पर y% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगा 100 प्लस y। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगा 100 प्लस y। फिर देखो, अगर हमें कह रहा है कि बाद में जब हम इसके 3/4 पर बेचते, 100 प्लस y के 3/4 पर अगर बेचेंगे तो x% का लॉस होगा। अब प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो अगर x% का लॉस होगा तो अब सेलिंग प्राइस क्या होगा 100 माइनस x%। यहाँ भी हम परसेंटेज लगाएंगे, लेकिन दोनों जगह परसेंटेज जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हम इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, अब 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो 400 माइनस 4x बराबर 300 प्लस 3y। अब ये 3y इधर आते ही प्लस का हो जाएगा, या अपन 4x उधर ले जाकर प्लस का कर देते हैं 3y प्लस 4x, और ये 300 इधर आते ही माइनस का 400 माइनस 300 क्या आ जाएगा 100। तो हम क्या कह पाएंगे कि 4x प्लस 3y बराबर किसके आ जाएगा 100 के। अब देख लो ऐसा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा हमने क्या कहा कि पहले हमने y% प्रॉफिट पर बेचा तो सेलिंग प्राइस 100 प्लस y, बाद में x% लॉस पर बेचा तो सेलिंग प्राइस 100 माइनस x, और ये पहले वाले सेलिंग प्राइस का 3/4 था, दोनों के इक्वल रखा और एक्स वाई में रिलेशन आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पर। ये क्वेश्चन नंबर 51 हमारा था प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट इज 2/11 ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड। If the ratio of the length of parallel side by 4:7, then the length of the diagonal is। ये हमें फाइंड करना है कि इसकी डायगोनल की लेंथ क्या होगी। चलिए कोशिश कर लेते कि हमारे पास इसके डायगोनल की लेंथ क्या होगी। थोड़ा सा अपन क्वेश्चन को छोटा कर लेते। चलिए देखिए लिख लेते। हमें दे रखा है एक समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। क्या समलंब चतुर्भुज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हमारे पास कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगी और ये हमारे पास क्या होंगी पैरेलल साइड। अब हमें कह रहे हैं इसकी हाइट जो है समांतर भुजाओं के योग का 2/11 है, और समांतर भुजाओं की लंबाई का रेशो 4:7 है। इसको हम 7x लिख लेते हैं, इसको 4x। तो जो हाइट है वो इन दोनों के टोटल का 11x का 2/11 है, इसका मतलब ये क्या होगी 2x। अब हम सब लोग जानते हैं कि ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या आ जाएगा 11x इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा उसकी हाइट 2x, ये बराबर किसके आ जाएगा 176 के। तो 2 से 2 कैंसिल, 11 से चला जाएगा 16 टाइम, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। और x की वैल्यू अगर हमारे पास 4 आ गई, x की वैल्यू अगर हमारे पास 4 आ गई तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हमें इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर मिल गई। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 7 चौक 28 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा 4 चौक 16 सेंटीमीटर, और ये हाइट मेरे पास क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है कि इसकी ये साइड 28 सेंटीमीटर की है, और मुझे इसका डायगोनल चाहिए, तो मुझे ये वाली लाइन फाइंड करनी, और ये हाइट हम लोगों को पता है कि कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर अगर मैं हाइट ड्रॉ करूँ तो ये पूरी मेरे पास अंदर वाली 16 होगी, जबकि ये 28 है।
तो 28 में से 16 गए तो 12 बचा, ये दोनों क्या होंगी आपस में इक्वल। तो मेरे पास ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर मेरे पास ये क्या 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब 28 में से अगर 6 सेंटीमीटर गए तो ये क्या बन जाएगी 22 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 22 सेंटीमीटर बनी। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें और इसकी लेंथ निकाल लें। इसकी लेंथ क्या होगी 22 का स्क्वायर 484, 8 का स्क्वायर 64, इस पूरे का रूट। ये हमारे पास इसके विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। तो यहां से हम इसको क्या लिखेंगे, अगर ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा 548 का रूट। अब देखो 548 कहीं नहीं है, तो इसको अगर अपन लिख दें 548 को 4 इंटू बच गया 1 14, 4 से भाग दिया तो 4 दिए 12 बच जाएगा, 2 चला जाएगा 7 बार। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी 2 रूट के अंदर 137, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, विकर्ण की लंबाई क्या आ जाएगी 2 रूट 137। हमें सबसे पहले हाइट पता है, पैरेलल साइड के सम का 2/11 है और पैरेलल साइड्स का रेशो 4:7 है। तो हमने इन साइड्स को 4x और 7x अज्यूम करा। हाइट हमारे पास 2x आ गई, एरिया के फॉर्मूला में रख दिया, x की वैल्यू आई 4। x की वैल्यू 4 निकालने के बाद हाइट 8 सेंटीमीटर है, ये पूरे 28 थी, जिसमें से ये दोनों 6 होंगी। तो मेरे पास ये कितनी बचेगी 22 सेंटीमीटर, और वहां से हमने क्या करा इसके विकर्ण की लेंथ निकाल ली। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। कह रहे विष्णु परचेज 30 kg राइस एट द रेट ऑफ 17.50 पर kg, another 30 kg rice at a certain rate. He mixed the two and sold the entire quantity at the rate of 18.60 per kg and made 20% overall profit. At what price per kg did the purchase lot of another 30 kg? हमने दो तरह के 30 kg चावल खरीदे। पहले वाले का रेट था 17 रुपये 50 पैसे, दूसरे का रेट नहीं पता। मिक्सचर को 18 रुपये 60 पैसे में बेचने पर 20% का लाभ हुआ। तो हमें दूसरे चावल का रेट बताना है कि क्या होगा। अब देखो सबसे पहले हमें पता है सेकंड वाले चावल जो दोनों को मिलाकर हमने रेट निकाला, मिक्सचर को किस रेट से बेच रहे हैं 18 रुपये 60 पैसे, और इसको बेचने पर प्रॉफिट कितना हुआ 20% का। प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है। 20% को फ्रैक्शन में लिखा 1/5, कॉस्ट प्राइस 5, प्रॉफिट 1 का, सेलिंग प्राइस 6। 6 की वैल्यू अगर 18 रुपये 60 पैसे, तो 1 की वैल्यू 6 का भाग दूंगा तो क्या जाएगा 3 रुपये 10 पैसे। तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 रुपये 50 पैसे। अब मिक्सचर का रेट बन गया 15 रुपये 50 पैसे। पहले वाले चावल का रेट था 17 रुपये 50 पैसे। दोनों की क्वांटिटी सेम है 30 kg और 30 kg, तो हम दोनों 30 kg लिखे या 1 kg लिखे, बात एक ही। तो 17 रुपये 50 पैसे से 1 kg चावल खरीदे, x रुपये पर kg से हमने 1 kg चावल खरीदे, टोटल मिलाकर हो गई 2 kg। पर kg का मिक्सचर का रेट है 15 रुपये 50 पैसे, तो दूसरे का रेट निकाल लें। तो 17 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 1 kg के 17 रुपये 50 पैसे, x रुपये के हिसाब से x रुपये, और 15 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 2 kg के टोटल रुपए 31 रुपये। तो यहां से x का मान निकालें तो क्या 31 में से 17 रुपये 50 पैसे माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13 रुपये 50 पैसे। तो दूसरे वाले चावल का रेट क्या आ जाएगा 13 रुपये 50 पैसे। हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। हमें दोनों की क्वांटिटी पता है कि 30 kg, दोनों की क्वांटिटी ये भी 30 kg है, ये चावल भी हमारे पास 30 kg है, और सेकंड वाले भी हमारे पास क्या है 30 kg। दोनों की क्वांटिटी 30 है, इसलिए हमने 1 kg लिया उसकी जगह, दोनों जगह हमने 1 kg अज्यूम कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए हमें क्या कह रहे हैं। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई 9, 12 और 15 सेंटीमीटर है, तो हमें इस त्रिभुज का एरिया बताना है कि कितने वर्ग सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर 9, 12 एंड 15। इसके हिसाब से हमें ट्रायंगल का एरिया बताना है कि क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता है क्या कि जो 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी जो लेंथ है, माध्यिकाओं की जो लंबाई है, ये ट्रिपलेट रेशियो में है क्या।
ये ट्रिपलेट रेशियो में क्या 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होता है क्या 15 के स्क्वायर के? तो अगर ट्रिपलेट रेशियो में है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 4/3 इंटू 1/2, जो दोनों पैरेलल साइड हैं, जो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है परपेंडिकुलर, उनकी लेंथ के मल्टीप्लाई के बराबर। क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मीडियन के लिए इंटू में 4/3 अलग से आ जाता है। तो यहाँ से 3 दूनी 6 से चला जाएगा 2 बार, तो 9 चौक 36 इंटू 2 क्या आएगा? 72। तो ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब किसी को अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना हो तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला अगर हमें मीडियंस दे रखी है तो क्या होता है? 4/3 इंटू रूट में s इंटू एस माइनस m1 s माइनस m2 s माइनस m3। और यहां पर s क्या है? तीनों मीडियंस के सम का आधा, तीनों मीडियंस के सम का आधा। यहां सम ऑफ मीडियंस मतलब सेमी पेरीमीटर जो है वो मीडियंस का है, इस तरह से भी यूज कर सकते हो। या जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, उसी का यूज करके हम लोगों ने अपना आंसर निकाल लिया। सिर्फ और सिर्फ मीडियन जब देता है तो इंटू में अलग से क्या आता है? 4/3। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। सिंप्लीफाई करना है इसको कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते, इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि अपन बड़े आराम से लिख सकें। हमें इस वैल्यू को सोल्व करना है तो सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो मैं अगर क्वेश्चन लिखूं 3 सही 1/4, इसको क्या 13/4 लिख सकते हैं? डिवाइड के अंदर 1 से 1/4 को 5/4, माइनस में 0.5, पॉइंट हटाऊंगा बटा में 10 आ जाएगा। अंदर अगर अपन सोल्व करें तो क्या बनेगा? 5/2 माइनस में 1/4 माइनस में 1/6, और बट्टा वाली जो टर्म है 4 बटा में 1/12, तो ये 12 या 4 से कट जाएगा 3 बार, और ये 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब देखो इसको अगर अपन सोल्व करें तो मेरे पास क्या बना? 3 में ऊपर इंटू में लिख दो, 13/4 डिवाइड के अंदर 5/4 माइनस में 1/2 इंटू के अंदर। अगर अपन अंदर एलसीएम ले तो एलसीएम क्या 12 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 30 माइनस में 3 माइनस में 2, ये हमारे पास आ जाएगा। तो क्या बनेगा? 3 इंटू 13/4 डिवाइड के अंदर 5/4 माइनस में 1/2 इंटू के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ 12 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा? 25। अब ये क्या बनेगा? 25/24। तो क्या आएगा? 3 गुना में 13/4 डिवाइड के अंदर अगर अपन एलसीएम ले दे तो डायरेक्ट 24 बन जाएगा, क्योंकि ये पहली टर्म बनी 5/4 माइनस में 25/24। तो एलसीएम अगर 24 ले ले तो क्या आ जाएगा? 30 माइनस 25। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 इंटू 13/4 डिवाइड के अंदर 5/24। तो इसको अगर लिखिए तो 3 इंटू 13/4 इंटू के अंदर 24/5, ऐसा लिख सकते हैं। 4 से ये चला जाएगा 6 बार, 4 से 6 बार गया। तो अब इसको सोल्व कर ले। 13 इंटू 3 39 को अगर अपन 6 से गुना कर दें और बटा में क्या आ जाएगा? 5, 9 6 54, 5 6 3 18 और 5 23, 234/5। अब ये हमारे पास नहीं है, सिर्फ 234 लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी, नन ऑफ दीज। कई बार कुछ लोग 234 को देखकर डायरेक्ट 234 ही सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 234/5, तो हमारा आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। ये कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी पेपर के हमने 5 क्वेश्चन करे। क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 56 हमें क्या करा है? 3 - 10 के रे अपॉन 1 - 3 10 के रे बराबर के। यहाँ पर के हमें क्या दे रखा है? रियल नंबर दे रखा है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। चलिए इसको सोल्व करते। 3 - 10 के रे अपॉन में 1 - 3 10 के रे इक्वल किसके आ जाएगा? के। अगर इस बटा वाली टर्म को मैं ऊपर गुना कर दूं तो क्या 3 - 10 के रे बराबर
k माइनस में 3k टेंस के रे बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब मैं अगर 3 टेंस के रे को इधर ले आऊं तो क्या आएगा, 3k टेंस के रे माइनस में टेंस के रे बराबर क्या, k माइनस 3 आ जाएगा। 3 को मैं इधर ले आता हूं। यहां से अगर मैं टेंस के रे कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 3k माइनस 1 बराबर क्या आएगा, k माइनस 3। तो टेंस के रे a की वैल्यू क्या मेरे पास k माइनस 3 अपॉन में 3k माइनस 1 बन जाएगी। टेंस के रे की वैल्यू क्या, 3k k माइनस 3 अपॉन में क्या बन जाएगी, 3k माइनस 1। अब सबसे पहले हमें टेंस के रे मिल गया। हम देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें ये टर्म निकालनी, हमें क्या फाइंड करना है, कोसेक की इंटू में 3 साइन है माइनस में 4 साइन क्यूब है। तो यहां से अगर मैं साइन ए कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, कोसेक ए इंटू साइन ए क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर। तो अब देखो क्या होगा, ये कट जाएगा। मुझे फाइंड क्या करना है, सिर्फ 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। अब ओवरऑल मुझे क्या फाइंड करना है, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए मिलते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो टेन स्क्वायर ए को क्या हम साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो अब हमें साइन स्क्वायर ए मिल गया, लेकिन बटा में कोस स्क्वायर ए हमें उसे गायब करना है। तो अगर अपन इसको उल्टा करके लिखें, कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, तो हम क्या लिखेंगे, 3k माइनस 1 अपॉन क्या आएगा, k माइनस 3। अब दोनों साइड अगर मैं 1 प्लस कर दूं, यहां भी अगर मैं 1 प्लस कर दूं और यहां भी 1 प्लस कर दूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 3k माइनस 1 प्लस क्या बनेगा, k माइनस 3 अपॉन में k माइनस 3। तो मेरे पास क्या बना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या बना, 4k माइनस 4 अपॉन में k माइनस 3। इसको अगर मैं इनवर्स करके लिख दूं तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या, k माइनस 3, 4 अगर मैं बटा से कॉमन ले लूं तो क्या 4 इंटू k माइनस 1, ये साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई। अब जो हमें फाइंड करना है, सो हमें फाइंड क्या करना है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, इसके अंदर हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रख देते हैं। तो 3 माइनस 4 इंटू k माइनस 3 अपॉन में 4k माइनस 1, 4 से 4 कट जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, k माइनस 1, ऊपर क्या आएगा, 3k माइनस में 3 माइनस में k प्लस 3, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3k माइनस k क्या बना, 2k अपॉन k माइनस 1, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 2k अपॉन k माइनस 1। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पर। 56 आप बड़े ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझ आए तो एक बार से वापस से वीडियो को रिमाइंड करके देखना, बड़ा अल्टीमेट सा क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा, 2k अपॉन k माइनस 1। चलिए क्वेश्चन 57 ये रहा स्क्रीन पर। एक क्वाड्रिलेटर ABC सर्कमस्क्राइब ए सर्किल AB 6 सेंटीमीटर, CD 5, AD 7, तो हमें लेंथ ऑफ साइड BC बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं, BC की हमें लेंथ बतानी है कि क्या होगी। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, हमें चतुर्भुज ABCD एक वृत्त के परिग्रत करता है, उसमें साइड्स हमें दे रखी हैं, तो एक साइड बतानी है कि क्या होगी। तो सबसे पहले अगर अपन इसमें डायग्राम बना लें, एक कोई भी हम क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, कैसा भी। तो हम लोगों ने ये क्वाड्रिलेटर बना लिया, ऐसा ना बनाकर अपन क्वाड्रिलेटर की कोई ऐसी शेप बना लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं। ये हम लोगों ने एक सर्किल बना लिया। अब हमें कह रहे हैं कि इसके साइड्स को स्पर्श करता है ना, तो ये अभी अब स्पर्श करता हुआ नहीं दिख रहा। चलो मैन्युअली हाथ से अपन इस डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक सर्किल है, इसके चारों ओर कोई हम लोगों ने एक क्वाड्रिलेटर बनाया।
जो इसकी साइड्स को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अब अपन इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। हमें ए बी की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर, सी डी की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ए डी की लेंथ हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमें बी सी की लेंथ बतानी है, मान लिया x सेंटीमीटर। हमारे पास सर्किल की एक छोटी सी थ्योरम होती है, जब इस तरह से स्पर्श करते हैं, ये एक स्पर्श रेखाओं का ग्रुप बनता है, तो आमने सामने वाली साइड्स का सम ए बी प्लस डी सी बराबर क्या होगा, ए डी प्लस बी सी। आमने सामने वाली भुजाओं का योग इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा। तो हम ए बी के लिए क्या लिखेंगे 6, डी सी के लिए 5, ये क्या बनेगा 7 प्लस एक्स। तो 11 बराबर 7 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू क्या बनेगी 11 माइनस 7 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने क्वेश्चन कर लिया 57 नंबर। चलिए 58 पर चलते। 58 देखो हमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC में ABC और ACB के आंतरिक द्विभाजक I पर मिलते, ये एंगल इतना है, तो हमें BIC का मान बताना है कि क्या होगा। ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया ABC, हमें कह रहा है कोण ABC और कोण ACB, इन दोनों के जो द्विभाजक है वो किसी बिंदु I पर मिलते हैं। एंगल BAC, अगर ये वाला एंगल अगर 50 डिग्री है, तो हमें क्या करना है, BIC बताना है कि क्या होगा। ये तो हम बड़े आराम से जानते हैं कि इन सेंटर पर बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री प्लस सामने वाले शीर्ष पर बने कोण का आधा। तो क्या लिखेंगे 90 प्लस 50/2 क्या आएगा 25, तो आंसर क्या आ जाएगा 115 डिग्री। ऑप्शन क्या आ जाएगा सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। 59 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें क्या दे रखा है, फ्रॉम ए टावर 125 मीटर हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स which are in the horizontal line through the base of the tower at 45 degree and 30 degree and they are on the same side of the tower, the distance between the object। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 125 मीटर ऊंची एक मीनार से हमने दो वस्तुओं को जो मीनार के आधार से क्षैतिज रेखा में और उनके अवनमन कोण क्या है 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, एक ही दिशा में है वो, तो उनके बीच की दूरी बतानी है कि क्या होगी। चलिए ये हमारे पास एक टावर है 125 मीटर हाइट का। हमने यहां पर दो वस्तुएं देखी जिसके एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण हमें 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखे, तो ये भी 45 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा। तो हमें ये दोनों के बीच वाली ये दूरी बतानी है कि क्या होगी। अब 45 के सामने 125 मीटर, तो ये भी क्या आएगा 125। 30 के सामने 125, तो 60 के सामने की साइड √3 टाइम हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 125 √3 मीटर। तो ये दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो क्या करें 125 √3 में से 125 कम कर दें, तो क्या आ जाएगा 125 इंटू √3 माइनस 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का। जनरली हमारे एग्जाम में एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। कह रहे व्हेन 10 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 3 की होल पावर 752 इज डिवाइडेड बाय 12 का क्यूब, देन फाइंड द रिमाइंडर। देखो क्वेश्चन क्या करें, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब पूरे की होल पावर 752, इसको अगर हम 12 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729, इस पूरे की होल पावर 752, 12 का क्यूब क्या होता है 1728। तो 1729 की पावर 752 में 1728 का भाग देंगे, तो 1729 में अगर 1728 का भाग देंगे क्या बचेगा 1, और 1 की कोई भी पावर हो, 1 की कोई भी पावर हो तो हमेशा रिमाइंडर क्या आता है 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन और बड़ा इजी सा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी तक हमने पेपर के 10 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। हमें कह रहा है टू ट्रेन्स आर रनिंग 40 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली in the same direction. The fast train passes a man sitting in the slower train in 5 seconds.
द लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन इज। हमें कह रहे हैं दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही जिनकी स्पीड हमें दे रखी है 40 और 20, और हमें क्या कह रहा है तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में क्रॉस कर लेती। तो हमें क्या करना है, उस तेज ट्रेन की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। जब भी ट्रेन के क्रॉस करने की बात करता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम दे रखा है 5 सेकंड। रिलेटिव डिस्टेंस, जब ट्रेन क्या करेगी किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो सिर्फ खुद की लाइन चलेगी। रिलेटिव स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस। इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इनटू किससे कर देंगे 5/18 से। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 × 20 × 5 अपॉन में 18। 2 से गया 9 बार, ये गया 10 बार। 25 × 10 250/9 भाग देंगे 9 दूनी 18, बच जाएगा 7 70 7 × 63, क्या जाएगा 27 सही 7/9 मीटर। हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में ट्रेन का इजी सा क्वेश्चन है। टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। हमें बस एक यही छोटी सी बात ध्यान होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 45 ईयर। 5 years ago the product of their age was 4 times the father age at that time. The present age of father and son respectively are। हमें कह रहे हैं पिता और पुत्र की एज का टोटल जो 45 ईयर है, 5 साल पहले इनकी एज का मल्टीप्लाई पिता की उस समय की एज का 4 गुना था। तो हमें क्या करना है, पिता और पुत्र की वर्तमान एज बतानी है कि क्या होगी। फादर की एज को अपन एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सन की एज को एस से। दोनों की एज का प्रेजेंट टोटल 45 ईयर है। 5 साल पहले फादर 5 साल छोटे होंगे, फादर की एज f-5 होगी, सन की एज s-5 होगी। दोनों की एज का मल्टीप्लाई, इनकी एज का गुणनफल पिता की उस समय की एज का 4 गुना था। इन दोनों की एज का मल्टीप्लाई फादर की एज के उस समय की एज के 4 गुना के बराबर था। तो ये दोनों आपस में कैंसिल। s-5 बराबर 4, तो s बराबर 9। इसका मतलब लड़के की एज क्या आ गई 9 साल, और लड़के की एज अगर 9 साल है तो फादर और लड़के दोनों की एज का टोटल 45 ईयर था, तो फादर की एज क्या आ जाएगी 36। तो पिता और पुत्र की एज 36 साल और 9 साल। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप चाहते तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन की मदद से भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग जब इस तरह से लिख रहे हैं क्योंकि उसने क्लियर बोला कि जो दोनों की एज का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट है वो फादर की एज के 4 टाइम के बराबर है, तो वहां से हम डायरेक्ट बच्चे की एज निकाल पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 63 पर। द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, हमें एक ट्रिग्नोमेट्री की टर्म दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखिए ध्यान देना, अगर आप इसमें सबसे पहले ऊपर वाली ये टर्म देखो, इतनी सी टर्म देखो, तो ये आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है कि ये आपके पास किसकी वैल्यू है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये आपके पास इसकी वैल्यू है कि, और प्लस में क्या है 1 अपॉन में ये जो कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा दे रखा है, इसको अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखें तो क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ऐसा लिखा जाएगा क्या। अब आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो क्या आएगा 1 का क्यूब प्लस 1 अपॉन में इस पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी 1, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो 1 बनेगा, तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो ऊपर तो क्या बना 2, नीचे क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या, तो क्या बनेगा 2/1 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 2/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास 63 का आंसर आ गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। 64 नंबर ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 24 संख्याओं का औसत 56 है। पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7, अगली 11 संख्याओं का औसत 42, अगली 3 संख्याएं इस रेशो में। तो हमें 22वीं और 24वीं संख्या का औसत बताना है कि क्या होगा। चलिए देखिए हमें क्या दे रखा है, हमारे पास नंबर्स है 24, इनका एवरेज हमें दे रखा है 56। तो अगर अपन इनका टोटल निकालें तो क्या करें, इनका मल्टीप्लाई कर दे, 6 चौक 24, कैरी बच गई 2, क्या आ जाएगा 12 और 20 32 और 2 34, बच जाएगा 3, क्या आ जाएगा 1344। अब कह रहे पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7, तो टोटल क्या बना 717। अगली 11 संख्याओं का औसत 42, तो टोटल कितना बन जाएगा 462। ये हमारे पास आ जाएगा। इन सब नंबर्स का 21 नंबर्स का अगर मैं टोटल निकालूं तो मेरे पास क्या जाएगा 1179। तो बचे हुए 3 नंबर्स का अगर मैं सम निकालूं तो क्या करूं, 1344 में से 1179 घटा दूं तो 14 में से 5 गई, 14 में से 9 गई 5, 13 में से 7 गई 6 और 12 में से 11 गए 1। इन 3 नंबर्स का टोटल है 165। ये 3 नंबर्स जो हमें रेशो दे रखा है, इस एग्जैक्ट रेशो में बदलने के लिए सबको अगर 12 से गुना कर दें तो क्या आ जाएगा 6:4:5। ये हमारे पास रेशो आ जाएगा। तो इन नंबर्स को क्या मैं 6x 4x और 5x लिख सकता हूं। तो इन तीनों का टोटल, इन तीनों नंबर्स का टोटल 6x + 4x + 5x बराबर 165। तो क्या आ जाएगा 15x बराबर 165, तो x की वैल्यू 11। इसका मतलब ये नंबर्स क्या थे 66, 44 और 55। मुझे इन दोनों का एवरेज चाहिए। तो एवरेज क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। 66 + 55/2, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 121/2, तो क्या आ जाएगा 60.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा डी। तो 22 और 24 नंबर का एवरेज 60.5, ये हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल सकते हैं। ये एवरेज का इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 65 पर, 65 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपए में बेची। रेनू ने उसके परिवहन पर 224 रुपए की राशि खर्च करी और रघु को ऐसी कीमत पर बेची जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त होता। तो रेनू के लिए लाभ का प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। अब देखो क्या करा, जो सुधा है उसका कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%, उसने 20% लॉस पर, इसका मतलब कितने परसेंट पर, 80% पर कोई एक चीज क्या करी, किसको बेच दी, रेनू को। और रेनू को उसने कितने रुपए में बेची, 576 रुपए में। अब रेनू ने इतने में खरीदी, इस पर 224 रुपए खर्च करे, इसका मतलब वो उसको कितने रुपए की पड़ गई चीज, 800 रुपए की। अब कह रहे हैं उसने रघु को ऐसी कीमत पर बेची कि सुधा को 24% का लाभ होता। सुधा को अगर 24% का लाभ होता तो उसका सेलिंग प्राइस क्या 124% होता। 80% की वैल्यू में पता है, क्या 124% की वैल्यू निकालने तो वो सुधा का सेलिंग प्राइस होता है या रेनू का भी सेलिंग प्राइस हो सकता था। तो हम यहां से क्या करें, हमें पता है 576 की वैल्यू 80%, वैल्यू हमें किसकी चाहिए 124% की। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हुआ, 8 से अगर अपन इसको काट दें, 8 से अगर अपन इसको काटने, ये गया 10 बार, 8 से काटें तो 8 7 56, ये चला जाएगा 2 बार। अब 72 को अगर अपन क्या करें 124 से गुना करें और 10 का भाग दें तो मेरे पास यहाँ से क्या जाएगा 124 × 72, इसको गुना करें 4 दूनी 8, 12 दूना 24, 7 चौक 28, 24 और 28 बना 52, लिख दिया 5 कैरी, फिर क्या जाएगा 12 7 84 और 5 89, बटा में 10 का भाग दूंगा, क्या आ जाएगा 892 रुपये 80 पैसे। इसका मतलब रेनू ने ये वस्तु इतने में बेच दी। तो हमें रेनू का प्रतिशत लाभ बताना है कि क्या होगा। रेनू को ये वस्तु कितने की पड़ी थी, 800 की,
उसने बेच दी 892 रुपये 80 पैसे में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 92 रुपये 80 पैसे का, कितने पर 800 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, पॉइंट हटाया बटा में 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 से गया 10 पर, 8 से गया एक बार बच जाएगा 12, फिर चला जाएगा एक बार बच जाएगा 48, चला जाएगा 6 बार, 116 बटा 10, इसका मतलब क्या जाएगा 11.6% का प्रॉफिट। अब 11.6% है क्या, बिल्कुल। हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल सकते हैं, 66 पर। ये क्वेश्चन हमारे पास प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। प्रॉफिट लॉस का इसको पेपर में पहला क्वेश्चन भी था, और उसके बाद अब फिर से क्वेश्चन आया 65 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। 66 देखो हमें क्या दे रखा है, एक निश्चित राशि पर 16 से 2/3% प्रतिवर्ष की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर इतने रुपए, तो उसी राशि पर उसी दर से 5 से 2/3 साल का साधारण ब्याज बताना है कि क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों को दे रखे हैं। देखिए 16 से 2/3% को क्या 1/6 लिख सकते हो। टाइम 3 ईयर है तो प्रिंसिपल क्या 6 का क्यूब 216 लेट कर ले। प्रिंसिपल हमने 216 लेट करा। अब मुझे पता है 216 का 1/6 निकालूंगा तो क्या मिलेगा 36, 36 का 1/6 6, और 6 का 1/6 1। 3 साल के लिए किससे गुना करते हैं, 3 3 1 से, ये हम कह सकते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो 108, 6 3 18 और 1, ये मेरे पास क्या जाएगा 127। हम कह रहे हैं उसको कितना ब्याज मिला 127 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कितने रुपए का, 6350 रुपए का। तो यहां से अगर अपन प्रिंसिपल निकालें तो 6350 रुपए वैल्यू है 127 की, वैल्यू हमें किसकी चाहिए 216 की। 127 से चला गया 50 पर, 216 को 50 से गुना करेंगे 10,800 रुपए। ये तो उसका प्रिंसिपल है, लेकिन हमें क्या करना है उसका साधारण ब्याज बताना है। प्रिंसिपल हमें पता है, रेट हमें पता है 16 से 2/3%, या हम इसको लिख सकते हैं 50/3%। टाइम दे रखा है 5 से 2/3 साल, तो टाइम क्या जाएगा 17/3 साल। यहां से अगर अपन क्या करें एसआई निकालें, तो एसआई का फॉर्मूला P गुना R गुना T बटा में 100, तो 10,800 गुना में 50/3 गुना में 17/3 और बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से चला जाएगा 12 बार। तो अब इसको अगर गुना करें, 12 को अगर अपन 17 से गुना करें, 170 और 34 204 गुना में 50, तो क्या जाएगा 10,200 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10,200 रुपये का आंसर क्या जाएगा डी। हमारा जो प्रिंसिपल था और ब्याज था वो लगभग सेम हो गए, क्योंकि टाइम क्या है 5 से 2/3 साल। तो 16% से अगर 5 से 2/3 साल का निकालेंगे ना ब्याज, तो हमारे पास लगभग 100% के बिल्कुल पास में आएगा, क्योंकि वैल्यू भी बता रही। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 67 पर। 67 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ये हमारे पास डीआई के अब 3 क्वेश्चन आ गए, 67, 68, 69। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है डाटा। द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द एक्सपोर्ट इन रुपीज करोड़ ऑफ 4 आइटम्स ABCD ओवर द पीरियड ऑफ 6 ईयर। 6 सालों में 4 वस्तुएं ABCD उनके एक्सपोर्ट को दिखा रहा है, और वो भी इन करोड़ रुपीज। तो हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2012 से 2014 तक वस्तु ए का कुल निर्यात 2015 में सभी चारों वस्तुओं के कुल निर्यात से कितने प्रतिशत कम है। 2012 से 2014 तक ए का, तो ए को अगर अपन देखें 2012 से 2014 तक, ये 3 साल लेने। इसका निर्यात अगर अपन चेक करें टोटल कितना है, इसका अगर अपन टोटल करें 5 और 5 10, 7 और 3 10 और 12, एक कैरी आ जाएगी, 3 6 और 4 10, 1020, ये टोटल आया। सो 2015 में चारों वस्तुएं, 2015 में अगर चारों आर्टिकल का अगर अपन टोटल करें तो मेरे पास क्या बन जाएगा 9 और 6 15 और 5 20, कैरी आ गई 2, 7 और 2 9, फिर यहाँ से क्या जाएगा 4 2 6 3 9 और 11 1190। अब मुझे पता है, मुझे यहाँ पर पता है कि जो 1020 है वो 1190 से कितना कम है।
170, 170 कम है किससे? 1190 से। परसेंटेज में चाहिए इंटू कर देंगे 100% से। 0 से 0 कैंसिल। 17 से अगर अपन इसको काटें, 17 से चला जाएगा एक बार, 17 से ये चला जाएगा 7 बार, तो 1/7 की वैल्यू क्या आएगी? 14 से 2/7%। तो 14 से 2/7% क्या आ जाएगा? 14.3%। ये हमारा आंसर आ जाएगा कि 2015 में जो चारों वस्तुओं का निर्यात था वो था 1190। 2012 से 14 तक ए का निर्यात था 1020। कितना कम है? 170। किससे कम है? 1190 से। परसेंटेज में चाहिए था, निकाल लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 68 पर। 68 ये रहा हमारे सामने। 2010, 12 और 14 में डी का कुल निर्यात 11 और 12 में सभी चारों वस्तुओं के कुल निर्यात का कितना परसेंट है? हमें 10, 12 और 14 इसके अंदर चाहिए डी का निर्यात। 10, 12 और 14 डी का निर्यात अगर अपन देखें, इसका टोटल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 214, 247 और फिर हमारे पास आ जाएगा 309। तो टोटल अगर अपन चेक करें कितना आ जाएगा? 2, 4, 2, 6 और 1, 7। यहां से क्या आ जाएगा? 770। अब हमें बताना है 2011 और 12 में चारों आर्टिकल का टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कितना निर्यात करा। तो 2011 और 12 का टोटल हमें करना पड़ेगा। तो अगर अपन इसका टोटल करें तो क्या आ जाएगा? 4, 8 और 2 10, कैरी आ गई 1, 5 और 3 8, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 2, 4, 5, 7 और 2 910। 12 के अंदर अगर अपन चेक करें, 8 और 5 13 और 7 20, 2 दूनी 4 और 3 7 और 10 और 14, कैरी आ जाएगी 1, 3 और 4 और 2 6 और 8 840, 9 और 8 1750। अब 770 हमें बताना है। हमें पता लग गया 11 और 12 के अंदर पूरा जो टोटल सेल थी वो कितनी थी? टोटल निर्यात था 1750, क्योंकि एक में था 910 और दूसरे में था 840। तो हमें बताना है 770 1750 का कितना परसेंट है। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। 0 से 0 कैंसिल। 25 से गया 7 बार, 25 से चला गया 4 बार, 7 से गया 11 बार, 11 इंटू 4 44%। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, कि ये टोटल कितना है? 44%। क्वेश्चन में लेंथी कह सकते हो कि हमें एडिशन करना पड़ रहा है, कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, लेकिन टफ नहीं है, बड़े इजी से क्वेश्चन है हमारे डीआई के। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 69 पर। 69 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। 2014 और 15 में वस्तु ए का कुल निर्यात 2011 और 15 में सी के कुल निर्यात का अनुपात बताना है कि क्या होगा। 2014 और 15 में हमें आर्टिकल ए चाहिए और 2011 और 15 में सी चाहिए। इनका रेशियो बताना है। 2014 में ए की बात करें 425, 15 में बात करें 400, 2011 में अगर सी की बात करें 244, 2015 के अंदर अगर अपन सी की बात करें तो हमारे पास क्या जाएगा? 306। इनका अगर रेशियो निकालें, ये बना 825, ये बन जाएगा 550। इसका रेशियो निकालना है, 25 से काट दें, 25 थी 75, बच जाएगा 7, 75 चला जाएगा 3 बार, 25 दूना 50, फिर चला जाएगा 2 बार, 3:2। तो रेशियो क्या जाएगा? 3:2। ऑप्शन क्या जाएगा? बी। ये हमारे पास 69 नंबर का आंसर आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पर। डीए के तीनों क्वेश्चन बड़े इजी थे। क्वेश्चन नंबर 70 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। In an examination in which the full marks were 500, A scored 25% more marks than B, B scored 60% more marks than C, C scored 20% less marks than D. If A scored 80% marks, then the percentage of the mark obtained by D. कह रहे एक परीक्षा जिसके पूर्णांक 500, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक, सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। ए को अगर 80% अंक मिले तो डी को कितने अंक मिले। जब भी हमें परसेंटेज में एक से ज्यादा रिलेशन दे रखे होते हैं तो स्टार्ट कहां से करते हैं? लास्ट टाइम से। सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए, सी को डी की तुलना में, किसकी तुलना में? डी की तुलना में। डी को अगर 100 मार्क्स मिले
तो सी को 20% कम मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 80। फिर उससे पहले वाली लाइन पढ़ी, कह रहे बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए, तो बी के मार्क्स इससे 60% अधिक है, तो 80 का अगर 60% निकालें तो क्या आ जाएगा? 48। 48 ज्यादा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 128। फिर कह रहे ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले, ए को बी की तुलना में, अगर मैं 128 का 25% निकालूं तो क्या आ जाएगा? 32। तो ए को कितने अंक मिलेंगे? 160। अब ए के मार्क्स की वैल्यू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने परसेंट है? 80%। 160 की वैल्यू अगर 80% तो 100 की वैल्यू 50%। तो डी को कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए? 50%। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे पास आ जाएगा। हम इसको परसेंटेज के साथ भी कर सकते हैं और चाहें तो रेशियो की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका क्या रहता है? परसेंटेज। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 71 पर। 71 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें क्या दे रखा है? x प्लस वाई का क्यूब प्लस 27x माइनस वाई का क्यूब बराबर है ax माइनस 2y इंटू के अंदर। इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इंटू के अंदर bx स्क्वायर प्लस cxy प्लस 13y स्क्वायर। तो हमें क्या बताना है? a माइनस बी माइनस सी। अब देखो अगर मैं 27 को 3 का क्यूब लेता हूं तो क्या x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 3y का होल क्यूब ये लिख सकता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो पहले वाली टर्म को अगर मैं a बोल दूं और दूसरे वाली टर्म को अगर मैं b बोल दूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा? a प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस 3x माइनस 3y इंटू में ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3x माइनस 3y का होल स्क्वायर माइनस में a इंटू बी। तो x प्लस वाई इंटू में 3x माइनस 3y, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो x प्लस 3x 4x माइनस में क्या आ जाएगा मेरे पास? 3y और प्लस का y तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2y इंटू के अंदर। इसका अगर होल स्क्वायर खोले तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 3x माइनस 3y का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। ये अलग है ना। माइनस के अंदर क्या आ जाएगा? 3 3 9 9 दूनी 18xy। अब माइनस में, अब देखो 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या x प्लस वाई, 3 आगे लिख देता हूं, x माइनस वाई बनेगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। और माइनस को अंदर ले जाऊं तो क्या आएगा? माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो क्या आएगा? 4x माइनस 2y। अब x स्क्वायर 9x स्क्वायर 10x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर क्या बनेगा? 7x स्क्वायर। y स्क्वायर 9y स्क्वायर 10y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर 13y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 18xy, तो क्या बनेगा? माइनस का 16xy। अब इसको अपन अगर इस राइट हैंड साइड से कंपेयर करें तो a का मान क्या आ रहा है? 4, b का मान क्या आ रहा है? 7 और c की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? माइनस का 16। तो हमें क्या फाइंड करना है? a माइनस बी माइनस सी। तो 4 माइनस में 7 माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा 16, तो 20 माइनस 7 क्या बनेगा? 13। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, ये हमारे पास अलजेब्रा का बढ़िया सा क्वेश्चन था। बस आपको एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 72 पर। 72 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एक्स वाई जेड क्रमशः 6, 12 और 18 की स्पीड से चलते हैं। वे जुमरी तलिया से दिल्ली की ओर क्रमशः इतने इतने बजे चलना शुरू करते हैं।
जब वाई एक्स को पकड़ लेता है तो वाई एक्स को वापस जेड के पास संदेश के साथ भेजता है। तो जेड को संदेश कब मिलेगा हमें ये बताना है। चलिए क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखिए हमारे पास 3 लोग हैं, एक्स वाई जेड। इनकी स्पीड दे रखी है 6, 12 और 18। इनका टाइम हमें दे रखे, ये चलते हैं 2 बजे, 5 बजे और 7 बजे। ये चलते हैं 2, 5 और 7 PM पर। अब सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या कहा? सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा जब वाई एक्स को पकड़ लेते हैं तो सबसे पहले अपन एक्स और वाई के मिलने का टाइम निकालते हैं। एक्स एंड वाई के मिलने का टाइम क्या होता है? हमेशा रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव डिस्टेंस कब निकालेंगे? जब दोनों के चलने का टाइम सेम होगा। एक्स चला था 2 बजे, एक्स को अगर मैं 5 बजे तक चला दूं तो क्या 3 घंटे चला दूं? 6 की स्पीड से वो कितना चलेगा? 18 किलोमीटर। तो इसका मतलब 18 किलोमीटर आगे आ गया एक्स 5 बजे, तो दोनों के बीच की दूरी 18 किलोमीटर। एक्स यहां पर पहुंचेगा, वाई यहां से चलना स्टार्ट करेगा, तो दोनों के बीच की दूरी 18। रिलेटिव स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस 18/6 क्या आ जाएगा? 3 घंटे। 3 घंटे बाद ये मिल जाएंगे। 3 घंटे कितने बजे के बाद? 5 बजे के बाद। तो 5 बजे में अगर अपन 3 घंटे ऐड कर दें तो 8 बजे एक्स और वाई मिल जाएंगे। अब क्या करता है? वाई एक्स को वापस जेड के पास भेजता है। अब हमें किसको मिलाना है? एक्स एंड जेड को। तो 8 बजे इनकी पोजीशंस देखते हैं। सबसे पहले एक्स चला था 2 बजे, 8 बजे तक कितने घंटे चला? 6 घंटे। तो 6 घंटे में एक्स कितने किलोमीटर आ जाएगा? 6 की स्पीड से 36 किलोमीटर। इसका मतलब एक्स स्टार्टिंग से कितने किलोमीटर आगे? 36 किलोमीटर। अब जो जेड है वो चला था 7 बजे, तो 8 बजे तक 1 घंटा चला होगा, तो कितने किलोमीटर चला होगा? 18 किलोमीटर। इसका मतलब जेड यहां पर होगा। अब एक्स और जेड को मिलाना है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई? 18 किलोमीटर। मिलने का टाइम वही, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस 18, रिलेटिव स्पीड क्या? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जेड को इधर चलना पड़ेगा और एक्स को इधर आना पड़ेगा। दोनों की स्पीड का टोटल तो 18 और 6 क्या आ जाएगा? 24। 18/24 या 3/4 घंटे। 3/4 घंटे का मतलब 45 मिनट। और 45 मिनट कितने बजे के बाद? 8 बजे के बाद। तो 8 बजे में अगर 45 मिनट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8:45। तो दोनों कितने बजे मिलेंगे? 8:45 पर। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। ये हमारे पास 72 का आंसर है। ये हमारे पास मिलने के टाइम का क्वेश्चन था। मिलने का टाइम क्या होता है? रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते। 73 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। कह रहे पी और क्यू एक साथ x-2 डेज में एक निश्चित काम को पूरा करते हैं। पी और क्यू को टाइम लगता है x-2 डेज। अकेले काम करते हुए पी और क्यू क्रमशः, पी को टाइम लगता है x + 2.5 डेज और क्यू को टाइम लगता है x + 6 डेज। तो हमें क्या करना है? फिर पी और क्यू एक साथ एक ही काम को 2/3 भाग को कितने समय में पूरा करेंगे हमें बताना है। ये इस काम के 2/3 पार्ट को कितने टाइम में करेंगे। चलिए कोशिश करते। अगर मैं इसको y मान लूं, x-2 को y मानो, तो यहां से x की वैल्यू क्या? y + 2 होगी। तो यहां अगर रख दूं तो ये क्या? y + 8 बनेगा और ये क्या बनेगा? y + 4.5। अब हमें पता है कि y की वैल्यू क्या होगी? रूट में 4.5 × 8। तो y का मान क्या आ जाएगा? रूट में 36, इसका मतलब 6। तो इसका मतलब क्या? दोनों मिलकर पूरा काम 6 दिन में कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर दोनों को टाइम लग रहा है t दिन, a को टाइम लगता है t + a दिन और b को टाइम लगता है t + b दिन, तो t की वैल्यू क्या होती है? √ab। इसका यूज हम लोगों ने पहले भी कई बार क्वेश्चंस में करा है। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई? √36 या 6 दिन। अब हमें बताना है दोनों काम के 2/3 भाग को कितने समय में करेंगे। पूरा काम 6 दिन में, तो 2/3 भाग करने में टाइम भी 2/3 गुना।
तो क्या जाएगा 4 दिन। आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 74 पर। 74 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। कह रहे एक आदमी 3 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर 96 आवर्स में एक काम को करते हैं। 2 आदमी 8 बच्चे मिलकर 80 घंटे में वही काम पूरा करते हैं। 2 आदमी और 3 महिलाएं 120 घंटे में। तो 5 आदमी और 12 बच्चे मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? 1 मैन 3 वुमेन और 4 चाइल्ड इस काम को करते हैं 96 आवर्स में। फिर कह रहे 2 आदमी और 8 बच्चे काम को करते हैं 80 घंटे में। फिर हमें कह रहे 2 आदमी और 3 महिलाएं 120 घंटे में। तो हमें क्या बताना है कि 5 आदमी और 12 बच्चे इस काम को कितने समय में करेंगे। चलिए बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर अपन यहां पर टोटल वर्क निकालें तो क्या टोटल वर्क 960 आ जाएगा। इन सब की एफिशिएंसी 10, इनकी एफिशिएंसी 12 और इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 8। अब 2 आदमी और 8 बच्चों की एफिशिएंसी 12, तो 1 आदमी और 4 बच्चों की एफिशिएंसी आधी 6। 1 आदमी 4 बच्चों की एफिशिएंसी अगर 6, 1 आदमी 3 महिलाएं और 4 बच्चों की एफिशिएंसी 10, तो 3 महिलाओं की एफिशिएंसी 4। 3 महिलाओं की एफिशिएंसी 4, 2 आदमी और 3 महिलाओं की एफिशिएंसी का टोटल 8, जहां पर 3 महिलाओं की एफिशिएंसी 4 तो 2 आदमियों की एफिशिएंसी भी 4। अब 2 आदमियों की एफिशिएंसी 4 तो 1 आदमी की एफिशिएंसी 2, तो 5 आदमियों की एफिशिएंसी 10। अब 1 आदमी की एफिशिएंसी 2, 1 आदमी और 4 बच्चों की एफिशिएंसी का टोटल 6, तो 4 बच्चों की एफिशिएंसी 4 और 4 बच्चों की एफिशिएंसी 4, तो 1 बच्चे की एफिशिएंसी 1, तो यहाँ 12 बच्चे हैं तो 12 बच्चों की एफिशिएंसी 12, तो टोटल एफिशिएंसी 12 प्लस 10 क्या आई 22। तो इस काम को कितने टाइम में करेंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 960 बटा 22 या 480 बटा 11, 11 चौक 44, बच जाएगा 4 40, चला जाएगा 3 बार 33, बच जाएगा 7, तो क्या जाएगा 43 से ही 7 बटा 11 घंटे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? और यही क्वेश्चन हमारी शीट में, टाइम एंड वर्क वाली शीट में ये क्वेश्चन हमारे पास है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं 75 पर, आज के पेपर का आखिरी क्वेश्चन। सॉरी, क्या कह रहे हैं? ए पर्सन डिवाइड ए सर्टेन सम बिटवीन हिज 3 सन इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। Had he divided the sum in ratio 1/3, 1/4 and 1/5, the son who get the least share earlier would have got 1188 rupees more. The sum was. हमें कह रहे हैं एक व्यक्ति अपनी राशि को 3 बेटों के बीच में किस रेशो में बांटना चाहता था? 3:4:5 में, लेकिन उसने गलती से इन तीनों के बीच में किस रेशो में बांट दी? 1/3 अनुपात 1/4 और 1/5 में। जिस बच्चे को पहले सबसे कम राशि मिलती थी उसको 1188 रुपए अधिक मिले, तो हमें टोटल अमाउंट बतानी है कि क्या होगी। अगर इसका एग्जैक्ट रेशियो निकालना है, सबको 60 से गुना कर दें। सबको 60 से गुना करा तो क्या बना? 20, 15 और 12। अब मेरे पास इन तीनों का अब टोटल कितना है? 47। पहले तीनों का टोटल कितना था? 12। अब दोनों जगह टोटल तो सेम होना चाहिए, तो इस पूरे टोटल को, इस पूरे को मैं 47 से गुना कर दूं और इस पूरे को अगर मैं 12 से गुना कर दूं, तो 47 से गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा? 141। यहां 4 को गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा? 7 चौक 28, 2 188, 5 7 35, 3 20 और 23 235। इस पूरे को 12 से गुना करूंगा 240, 180 और 144। पहले सबसे कम किसको मिल रहे थे? 141 मिल रहे थे। अब उसको कितने मिलने लग गए? 240। पहले से कितने ज्यादा मिले? 99। हम कह रहे हैं 99 ज्यादा मिल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं? 1188 रुपए। हमें टोटल अमाउंट बतानी, तो टोटल अमाउंट क्या? इन रेशो का टोटल है, तो 1188 रुपए की वैल्यू 99। इसका अगर अपन सबका टोटल निकालें, 8 और 1 9 और 5 14, कैरी आ जाएगी 1, 12 और 4 16,
फिर एक कैरी आ गई, 2 दूनी 4 और 564, वैल्यू किसकी चाहिए 564 की। चलिए कोशिश करते, अगर अपन इसको 11 से काटे, ये गया 9 बार, 11 से अगर इसको काटा तो ये गया 108 बार, 9 से गया 12 बार, 564 को हमें 12 से गुना करना है, तो 12 से गुना करा 4 दूनी 8, 56 को 2 से गुना करा 112 और 4 116, बच जाएगा 11, 56 और 11 अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 6768, तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी 6768 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस दोनों जगह हमें क्या करना था, रेशियो का टोटल सेम बनाना था, और उसने तो ये क्लियर बता ही रखा था कि जिसको सबसे कम अमाउंट मिलती है उसको अब 1188 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। चलिए आज के पेपर के हमने पूरे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो बताना। अपन मिलेंगे अगली वीडियो में नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।